तो टॉपिक है ANC, यानी एंटीनेटल केयर। ANTENATAL, एंटीनेटल केयर। पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, क्या है एंटीनेटल केयर। सिस्टमिक सिस्टमिक सुपरविजन। तो मेनली सुपरविजन है। ब्रैकेट में लिख लेना एग्जामिनेशन एंड एडवाइस। सुपरविजन में क्या क्या चीजें कर रहे हैं? एग्जामिनेशन कोई अगर करना है तो वो, और साथ में कोई एडवाइस अगर देनी है महिला को तो वो। तो सिस्टमिक सुपरविजन ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल या प्रीनेटल केयर भी कहते हैं इसको, एक ही बात है। सिस्टमिक सुपरविजन ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट लिखो, दिस सुपरविजन शुड बी रेगुलर एंड पीरियोडिक। दिस सुपरविजन शुड बी रेगुलर एंड पीरियोडिक। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स लिख लो। लिखो मेन कंपोनेंट्स आर। फर्स्ट लिखो हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, पास में कुछ ऐसा तो नहीं है जो पता होना चाहिए, अभी कॉम्प्लिकेशन कोई हो उसकी वजह से। तो केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशंस। सेकंड लिखो एडवाइस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमन। एडवाइस गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन। नेक्स्ट लिखो एम्स। क्या एम है इसका एंटीनेटल केयर का? सर एक बार लास्ट लाइन बता दो। एडवाइस गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन। दो उससे पहले कंपोनेंट्स वाले से। दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन, दूसरा है एडवाइस गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है। आगे लिखिए एम्स। ठीक है, इससे क्या इंश्योर करना चाहता है, एम क्या है हमारे? तो एम्स में लिखो, जो मेजर फर्स्ट पॉइंट है वो जरूरी है, टू स्क्रीन दी हाई रिस्क केसेस। हाई रिस्क, ठीक है, उनकी पहले स्क्रीनिंग हो जाए जो हाई रिस्क वाले केसेस हैं, टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस। सेकंड लिखो प्रिवेंट प्रिवेंट और ट्रीट। प्रिवेंट और ट्रीट अर्लीस्ट। EARLIEST की जल्दी से जल्दी कोई अगर कंडीशन है जिसको प्रिवेंट करना या ट्रीट करना। ठीक है, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट अर्लीस्ट इफ एनी कॉम्प्लिकेशन, इफ एनी कॉम्प्लिकेशन इज फाउंड, ऐसा लिख लो। नेक्स्ट लिखो केयर ऑफ न्यूबॉर्न। अगला पॉइंट लिख लो केयर ऑफ न्यूबॉर्न। केयर ऑफ न्यूबॉर्न। नेक्स्ट लिखें टू मोटिवेट कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग। टू मोटिवेट कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो ये सब एम्स थे। नेक्स्ट लिखो ऑब्जेक्टिव क्या है। एम और ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है लिखो। ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, टू एंश्योर नॉर्मल प्रेगनेंसी विद डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बेबी। टू एंश्योर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी विद डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बेबी। ठीक है, फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है और हेल्दी बेबी का वेट कितना है, उस रेफरेंस में अगर बात करना चाहो तो वो भी सामने लिख सकते हो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी
उसका पीरियड जो है वो कब से कब तक का मानते हैं? 37 to 42 ठीक है ना? 37 तो थर्टी 42 सेवन हाँ 37 से 42 वीक्स, और बच्चे का वजन अराउंड 2.5 किलोग्राम्स, तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात है। अब आगे आ जाओगे, इसमें मेजर पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। एक दो छोटी सी डेफिनेशन भी है इसके अंदर, उन पे फोकस कर लेते हैं। एक दो पॉइंट्स हैं उनमें देख लेते हैं। फर्स्ट आप लिख लो हिस्ट्री टेकिंग। पहला पॉइंट लिखो हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, सारी बातें नहीं करूंगा हिस्ट्री टेकिंग में, आप जानते हो हिस्ट्री में क्या क्या बातें होती हैं, है ना? पेशेंट की एज से लेके पास हिस्ट्री सब कुछ आ जाता है। तो उसमें एक दो मेजर चीजें हैं वो मैं बोल दे रहा हूँ आपको। तो हिस्ट्री टेकिंग, तो इसमें एक पॉइंट लिखो एज। एज लिखिए पेशेंट की, और लिख लीजिए इफ द एज, इफ द एज इज मोर देन, इज मोर देन 35 years, 35 years, इट इज कॉल्ड एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। अगर फर्स्ट मतलब जो प्रेगनेंसी है दैट इज आफ्टर 35 years, तो एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, और लिख लोगे सामने इट इज अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, 35 साल के बाद अगर पहली प्रेगनेंसी है तो वो एक रिस्क फैक्टर माना जाता है वो भी। तो इट्स अ रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट लिखो, एक टर्म आई एक और, ग्रैंड मल्टीपैरा। GRAND, ग्रैंड मल्टीपैरा, MULTIPARA है, ग्रैंड मल्टीपैरा। तो लिखो अ प्रेग्नेंट वुमन, अ प्रेग्नेंट वुमन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 4 births और मोर। तो जिसके पहले 4 बेबीज हैं, ठीक है, उससे ज्यादा है, तो उसको ग्रैंड मल्टीपैरा कहते हैं। A pregnant woman with a previous history of 4 births or more is called grand multipara. Grand multipara. ठीक है, अब जल्दी से दो चार पॉइंट बोल रहा हूँ, उनको लिख लोगे क्योंकि बहुत कुछ इसमें है नहीं, है ना? वो है कि अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ तो लिख लेना। तो पहला पॉइंट हो गया केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग। सेकंड लिखो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्रैकेट में लिख लेना जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिक, जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिक। थर्ड लिखो इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस। इसमें भी कुछ खास नहीं है अपना, चलो एक दो पॉइंट लिख लो, हेडिंग डाल दो इसी में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। लिखो सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर रुबेला, सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर रुबेला, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर रुबेला, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। सेकंड लिखो जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग कराई जाती है आजकल, ये देखने के लिए कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या इन फ्यूचर कोई समस्या होने की संभावना तो नहीं है बच्चे में। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग। थर्ड लिख लो USG एग्जामिनेशन, USG। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कुछ एग्जामिनेशन से कराए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, एक पॉइंट लिखो इसी के अंदर, लिखो जनरली, जनरली चेकअप इज डन, चेकअप इज डन एट इंटरवल ऑफ 4 वीक्स अप टू 28 वीक्स। लोग इस पे सवाल करते हैं, है ना, अगर आप इंटरव्यू में फंसे कभी, और
सामने कोई महिला हो इंटरव्यू लेने वाली, तो अक्सर वो सवाल करते हैं इसमें कि कब कब उसकी विजिट होनी चाहिए महिला की। तो पहला पॉइंट है, जनरली चेकअप इज डन एट इंटरवल ऑफ 4 वीक्स। 4 हफ्ते के इंटरवल पे। कब तक? अप टू 28 वीक्स। हम लिख लेना 28 हफ्ते तक। क्या है कि हर 4 4 हफ्ते पे महिला को आना है, मतलब डॉक्टर के पास। फिर लिखो 2 वीक्स। 2 वीक्स अप टू 36 वीक्स। 36 हफ्ते तक, मतलब टाइम क्योंकि अब पास आ रहा है कह लो कि डिलीवरी का, तो 2 2 हफ्ते पे विजिट करानी है। 36 हफ्ते तक। इसके बाद वीकली। कब तक? अप टू डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम तक, एक एक हफ्ते पे। यही चाहो तो WHO की रिकमेंडेशन भी लिख लो। वो क्या कहता है, WHO की रिकमेंडेशन क्या है इसके अंदर, वो भी लिख लो आप साथ साथ। लिखो एटलीस्ट 4 विजिट्स। ये पॉइंट लिख लिया सबने कि 4 हफ्ते 28 हफ्ते तक, 2 हफ्ते 36 हफ्ते तक, उसके बाद और वीकली डिलीवरी तक। एक पॉइंट तो ये हुआ, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, लिखो WHO रिकमेंडेशंस। तो लिखेंगे एटलीस्ट 4 विजिट्स। एटलीस्ट 4 विजिट्स, कम से कम 4 विजिट होनी चाहिए। 4 विजिट्स। इनका टाइम लिख लो। लिखो 16 वीक्स, 16 हफ्ते पे। दूसरी विजिट कह रहे हैं 24 से 28 हफ्ते के बीच में, 24 से 28 हफ्ते के बीच में। तीसरी विजिट 32 हफ्ते पे, 32 वीक्स। और फोर्थ विजिट 36 वीक्स पे, 36। ठीक है। तो WHO की रिकमेंडेशन है कि कम से कम 4 विजिट जो है वो मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए। एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्राइटेरिया उनका, जैसे इंडिया जैसे देश है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता भी है जनरली। आज भी देखो आप, 4 5 विजिट ही होती है मैक्सिमम। तो 16 24 28 32 और 36 हफ्ते। और पॉइंट लिख लो एक। एक लिखो इसमें वजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसको लिखो इन लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। और हम लिख लेना बियॉन्ड 37 वीक्स। ठीक है। तो वजाइनल एग्जामिनेशन इन लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 37 वीक्स। और यहीं पर ऐड कर लो एनी हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट्स वजाइनल एग्जामिनेशन। एनी हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट्स वजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। हम जो पॉइंट्स लिख रहे थे, ये पॉइंट्स के अंदर की बात थी। पहला पॉइंट बोला मैंने आपको, केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग। है ना, हिस्ट्री टेकिंग मान लो आपको ये पता चल जाएगा कि पास्ट कोई हिस्ट्री वगैरह इस तरह की है क्या, कि जहाँ रिस्क प्रेगनेंसी रही हो। ठीक है। उसी में हमने एज के बारे में पता किया, पेशेंट की एज कितनी है। फिर हमने बात की थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि बेसिक एग्जामिनेशन ही है। बच्चे को देखने के लिए अपना वो विटल हार्ट साउंड ये सब कुछ चेक करना, वो बातें की हैं। इन्वेस्टिगेशंस में आपको बता दी है कि मेनली जेनेटिक स्क्रीनिंग कराई जाती है। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट है रूबेला हेपेटाइटिस HIV के लिए। और USG एग्जामिनेशन है। इसके अलावा हमने कहा कि WHO की रिकमेंडेशन से कम 4 विजिट होनी चाहिए। पहली लगभग 16 हफ्ते पे, दूसरी 24 से 28 हफ्ते पे, तीसरी 32 हफ्ते पे, और चौथी 36 हफ्ते पे। या फिर 28 हफ्ते तक 4 हफ्ते में एक विजिट, फिर 36 हफ्ते तक हर 2 हफ्ते में एक विजिट, और उसके बाद हर हफ्ते में एक विजिट होना। ये एक और क्राइटेरिया था। वजाइनल एग्जामिनेशन की बात की इसी के अंदर, कि अगर ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो पास्ट में तो फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका। ठीक है। अब आगे देखो, अगला पॉइंट लिखो आप, एडवाइस। सर ये रिपीट कर दो, वजाइनल एग्जामिनेशन। फिर से बोलिए बेटा। वजाइनल एग्जामिनेशन में।
रिपीट करना सर, ये हाँ बेटा। लेटरल हाँ, प्रेगनेंसी। वजाइनल एग्जामिनेशन में ये है कि अगर ऐसा है कि पेशेंट बता रहा है कि मान लो कि वजाइनल ब्लीडिंग है, इस तरह की कुछ चीज़ हुई है हाल फिलहाल में, तो नहीं फिर एग्जामिनेशन करना है ये। ठीक है। तो एनी हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट्स वजाइनल एग्जामिनेशन। और कब करना है, ये कह रहे हैं कि करना भी है तो बियॉन्ड 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसके पहले नहीं। ठीक है। आगे लिखिए। नेक्स्ट है एडवाइस। तो एडवाइस किससे रिलेटेड, डाइट जो है, डाइट से रिलेटेड, मेरी डाइट है, हाइजीन है। ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड मेनली डाइट लिख लोगे आप। डाइट में कुछ लिखना हो तो एक दो पॉइंट देख लेता हूँ। लिख लो, ऐसा लिख लो बस, कैलोरी रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड। कैलोरी रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड। तो कितना, अराउंड 300 कैलोरीज पर डे कह रहे हैं। इसमें एक पॉइंट लिख लो, चलो जरूरी है। लिखो। लिखेंगे वुमन विद नॉर्मल बीएमआई। वुमन विद नॉर्मल बीएमआई should eat should eat adequately, should eat adequately so as to gain, so as to gain the optimum weight of 11 kilograms। तो प्रेगनेंसी में लगभग 11 किलो वजन बढ़ता है, तो कह रहे हैं वुमन विद नॉर्मल बीएमआई should eat adequately so as to gain the optimum weight of 11 kilograms। ठीक है। तो ऐसा खाना है कि 11 किलो लगभग वजन जो है पूरी प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। यहीं और पॉइंट्स लिखोगे। लिखो वुमन विद बीएमआई 26 to 29, रेंज दे दी बीएमआई की। ओवरवेट वुमन विद बीएमआई 26 to 29 शुड लिमिट वेट गेन टू 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम। अगर ओवरवेट है वुमन पहले से, है ना, और बीएमआई है उसका 26 से 29 के बीच, तो कह रहे हैं कि उसको 7 किलोग्राम तक अपना वेट जो है बढ़। सर रिपीट कर देंगे लाइन प्लीज। ओवरवेट वुमन विद बीएमआई बिटवीन 26 to 29, BMI between 26 to 29 should limit weight gain, should limit weight gain to 7 kilogram, should limit weight gain to 7 kilogram। ठीक है। तो इसका कारण लिख लो। देखो एक्सेसिव वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन इंक्रीजेस कॉम्प्लिकेशंस, इंक्रीजेस कॉम्प्लिकेशंस। एक मिनट बेटा, मैं देख रहा हूँ कोई जरूरी पॉइंट तो नहीं इसमें। और लिख लो, एक और पॉइंट लिखो इसी में। जो एडवाइस है ना, एडवाइस में ही लिखो, सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी, supplementary iron therapy is needed for all pregnant mothers। Supplementary iron therapy is needed for all pregnant mothers from 16 weeks onwards, from 16 weeks onward। Supplementary iron therapy is needed for all pregnant mothers, for all pregnant mothers from 16 weeks onwards, from 16 weeks onwards। तो 16 हफ्ते से कह रहे हैं कि आयरन सप्लीमेंट्री थेरेपी जो है वो चलनी चाहिए। और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए। लिखो ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स, एडवाइस में मान सकते हो इन पॉइंट्स को। ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स
कह रहे हैं उसमें क्या क्या देखना है। तो मैटरनल हेल्थ, एक पॉइंट लिखो उसमें, मैटरनल हेल्थ। जब आपके पास मदर आ रही है ना हर 4 हफ्ते पे, 28 हफ्ते तक जो हम लोगों ने बात की जैसे, तो कह रहे हैं उस समय क्या देखना है, तो मैटरनल हेल्थ देखनी है और फिटल हेल्थ देखनी है। तो मैटरनल हेल्थ के पॉइंट्स लिखो जल्दी से। मैटरनल हेल्थ, तो लिखेंगे वेट, बीपी, पैलर, ठीक है, एनी अदर एबनॉर्मेलिटी। तो मेनली चीजें क्या है कि वेट देखना है उसका, बीपी देखना है, पैलर देखना है, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है और कुछ वो देखना है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स। तो ये मैटरनल हेल्थ देखनी है। फीटल हेल्थ में क्या क्या देखेंगे मेनली, पॉइंट बी लिख लो इसी में, फीटल हेल्थ। तो उसमें फीटल ग्रोथ, फंडल हाइट, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, बच्चे की प्रेजेंटेशन, और फीटल एक्टिविटी। फीटल ग्रोथ, फंडल हाइट, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, प्रेजेंटेशन, और फीटल एक्टिविटी। है ना, कुछ रटने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ वही कि अंडरस्टैंड डेवलप कर रहा है कि एग्जाम में पूछ ले मान लो। तो सवाल किन पे पूछ सकता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि 35 साल से ऊपर जो है रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे पॉइंट पे सवाल आ जाते हैं, या विजिट कब कब होनी चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर सवाल आ सकते हैं। ठीक है, बाकी इन पे सवाल नहीं बनते, ये सब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स में आ सकता है लिखने को आपको। तो फिर आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। सर नेक्स्ट एक लिखो। बार रिपीट कर दीजिए ये वाले पॉइंट्स। प्लीज फीटल रिपीट हेल्थ। करना फीटल हेल्थ। मैं दोनों बोल दे रहा हूँ एक बार। मैटर देखो, हम क्या करते हैं जब विजिट होती है ना, तो सब्सिक्वेंट विजिट पे आप क्या क्या चीज देखते हो, कह रहे हैं माँ और बच्चे से संबंधित। तो पहले पॉइंट है मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या क्या है, वेट, बीपी, पैलर, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स। वेट, बीपी, पैलर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स। फिर फीटल हेल्थ में फीटल ग्रोथ, फंडल हाइट, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसका वॉल्यूम कितना है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, प्रेजेंटेशन, और फीटल एक्टिविटी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, कपल एजुकेशन। कपल एजुकेशन, तो उसमें जैसे हमने देखा शुरू में ही, जो हम एम्स देख रहे थे वहां हमने देखा था कि क्या करना है उनको, फैमिली प्लानिंग के बारे में जैसे बताना है ना, और भी जो एडवाइस देनी है कोई, तो इसके सामने लिख लेंगे काउंसलिंग एंड एडवाइस। कपल एजुकेशन, तो काउंसलिंग एंड एडवाइस। नेक्स्ट लिखो, प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। अगला पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। तो उसमें क्या है, लिख लेंगे पॉइंट्स। देखो, कपल इज इन्फॉर्म्ड अबाउट लेबर कोर्स, है ना, कि किस तरह चीजें होने वाली हैं उनको पहले ही बता देते हैं। तो प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ, तो उसमें पहला, कपल इज इन्फॉर्म्ड अबाउट लेबर कोर्स, डिलीवरी, नीड ऑफ ऑपरेशन, एनेस्थीसिया, और एनी कॉम्प्लिकेशन। तो कपल इज इन्फॉर्म्ड अबाउट लेबर कोर्स, डिलीवरी, नीड ऑफ ऑपरेशन, एनेस्थीसिया, एंड एनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट नहीं है कि जहां से कुछ आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में सवाल नहीं आएंगे इस पर, बट कंपनी रहोगे। हम्म, ठीक है, तो ये एंटीनेटल केयर वाला पॉइंट आपके पूरे हो गए। मैं कह रहा हूँ कि इनमें सवाल जो मैंने कहा ऐसा नहीं बनता है, सब्जेक्टिव में बनेगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सवाल नहीं बनेगा, इसमें कोई भी नहीं बनेगा ऑब्जेक्टिव में सवाल यहाँ से, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। ठीक है, आपको सोच रहा हूँ आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन एक ये पॉइंट है थोड़ा सा लेबर से रिलेटेड, आपको लिखवा देता हूँ, ये पता होना चाहिए।
अच्छा लिख लो जल्दी, चलो। ये लिख लो, नॉर्मल लेबर जो होता है उसके स्टेप्स क्या होता है, ये पता होने चाहिए बेटा, बड़ी लिखा नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन तो मेन चीज है तो पता होनी चाहिए, जल्दी से लिखेंगे। लिखिए नॉर्मल लेबर। मैं सिर्फ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, मतलब अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप इनको स्टेप बाय स्टेप लिख लोगे। फर्स्ट लिखो एंगेजमेंट। क्या क्या चीजें होती हैं, पहले एंगेजमेंट होता है। फिर लिखो फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। फिर लिखिए इंटरनल रोटेशन। अगला स्टेप इंटरनल रोटेशन। फिर लिखे क्राउनिंग। क्राउनिंग। फिर लिखे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन द डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन, चाहे पूरा लिख लो, डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन। फिर लिखिए रेस्टिट्यूशन। RESTITUTION। रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखे एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट लिखिए डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स एंड ट्रंक बाय लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, किसी का रह गया हो तो लिख लो पॉइंट्स। तो ये समरी है मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। तो एंगेजमेंट होता है, फर्स्ट एंगेजमेंट, फिर फ्लेक्शन, इसके बाद इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन। फिर क्राउनिंग। क्राउनिंग। फिर लिखो डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन। डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन। फिर लिखिए रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन। फिर एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन। और लास्ट में डिलीवरी बाय लेटरल फ्लेक्शन। डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स बाय लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है। सर आपने इसको लर्न करने का एक कोड बताया था। एड फिट सीरी करके हम याद करते हैं वैसे। ED। एड फिट सीरी। ये मेरा तरीका था इसको याद करने का। आप चाहो तो वैसे भी याद कर लो। ई से मतलब एंगेजमेंट हो जाएगा। डी से वहाँ डिसेंट होता है, इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे जो पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन बात तो भी डिसेंट तो होता ही है बच्चा साथ साथ। ठीक है, तो ई से होता है हमारा वहाँ एंगेजमेंट, डी का डिसेंट होता है, बच्चा डिसेंट करता है। फिट FIT, एफ मतलब फ्लेक्शन है, एफ से फ्लेक्शन। आई का मतलब इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन। टी का मतलब टोर्जन। टोर्जन। सी का मतलब क्राउनिंग। ई से एक्सटेंशन। आर से रेस्टिट्यूशन। और लास्ट ई जो लिखा है वो है एक्सटर्नल रोटेशन। है ना, तो हम उस तरह भी याद रखते हैं, लेकिन ठीक है, आप चाहे ट्रिक से याद कर लो, अदरवाइज यहाँ मैंने पॉइंट्स आपको लिख दिए, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट आपका फिर अलग तरीके से लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन हो सकता है। एड फिट सीरी याद करोगे उससे काम चल जाएगा, वो यही है। उसका मतलब है कि सीरी है कोई, वो ऐड के लिए फिट है, हम ऐसे ट्रिक से याद करते हैं। ऐड यानी ईडी। एडी नहीं है, ईडी है, तो ऐड फिट FIT सीरी CERA। कोई उसको चाहे तो लिख सकते हो, मैंने बोल दिया उसको भी क्या क्या स्टेप्स आपके। फिर से तो नहीं बोलना, किसी को लिखना हो तो। कर दीजिए ये वाला। लिख लो ई का मतलब लिखो एंगेजमेंट। जल्दी से लिख लोगे, ई से एंगेजमेंट। डी से डिसेंड। ई से एंगेजमेंट, डी से डिसेंड करना, बच्चा नीचे की ओर जा रहा है। फिट, एफ का मतलब फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। आई का मतलब इंटरनल रोटेशन। टी से टॉर्जन। सी क्राउनिंग। ई एक्सटेंशन।
आर रेस्टिट्यूशन, और ई एक्सटर्नल रोटेशन। है ना, तो यही जो आपको लिखवा है यही पॉइंट्स है, बस एक दो इसमें एक्स्ट्रा लिखे हैं। एक डी लिखा है डिसेंड करना, एक ही टी लिखा है टॉर्जन, बाकी तो सारे वही हैं जो आप यहाँ देख रहे हो। ये स्टेप्स है। जल्दी से लिख लोगे, एक पॉइंट और लिखवाना चाह रहा हूँ लास्ट आपको, तो ये वाला हमारा लगभग फिनिश हो जाएगा मैडम। लिख लोगे। स्टेजेस ऑफ लेबर जल्दी से लिखोगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन स्टेज, साइड में चाहे चार टाइप बना लो। स्टेज वन ऐसा, स्टेज टू, स्टेज थ्री ऐसा करके। ठीक है, ऐसा बना लो, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फिर यहाँ सेकंड स्टेज, और यहाँ थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लिखो, स्टार्ट्स फ्रॉम, ये कब से स्टार्ट होती है, सवाल पूछे जाते हैं इनके ऊपर। स्टार्ट्स फ्रॉम ऑनसेट ऑफ लेबर पेन। ठीक है, तो लेबर पेन जब से स्टार्ट होते हैं तो वहां से ये स्टेज स्टार्ट होती है। और एंड कहाँ पे होती है? एट फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। तो फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स पे एंड होती है, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड स्टेज को लिखेंगे। सेकंड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम, समझ सकते हो कहां से स्टार्ट होगी, जहां पे खत्म होगी, तो फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, और एंड होती है एट एक्सपल्जन ऑफ फीटस, फीटस के बाहर आने तक। ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ फीटस तक। थर्ड स्टेज लिखो, एक्सपल्जन ऑफ फीटस, वहां से शुरू होगी, और एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, वहां पे फिनिश होगी। तो पहली स्टेज बेटा, लेबर पेन शुरू हुए और डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हुआ वहां तक। फिर सेकंड स्टेज डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके एक्सपल्जन ऑफ फीटस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन चाइल्ड वो बाहर आ गया। और स्टेज थर्ड है एक्सपल्जन ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स तक। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो, एवरेज ड्यूरेशन लिखो। एवरेज ड्यूरेशन कितने टाइम की होती है स्टेजेस? तो इनमें हम दो में लिखेंगे। एक लिखेंगे प्राइमरी ग्रेविडा में, जिसको पहली बार प्रेगनेंसी हुई है, और दूसरी है मल्टी ग्रेविडा, बाद में उसको सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी है। तो जल्दी से लिखो, फर्स्ट लिखो 12 आवर्स, 12 आवर्स फर्स्ट स्टेज, और ऑब्लिक करके लिखेंगे 6 आवर्स। मतलब समझ गए कि 12 घंटे प्राइमरी के अंदर है, और 6 घंटे इसका जस्ट आधा टाइम वो मल्टी पैरा में है। याद रहेगा ना, 12 और 6 इसलिए लिख रहे हैं हम लोग, आवर्स में है इस टाइम जो है, कि 12 घंटे प्राइमरी के लिए, प्राइमरी में हर चीज ज्यादा होती है। ठीक, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे चीजें समय लेती हैं, उसके बाद नहीं लेती हैं। सेकंड स्टेज में लिखो, सेकंड स्टेज इसमें लिखिए 2 आवर्स, और ऑब्लिक करके लिखिए 30 मिनट्स। तो प्राइमरी में 2 आवर्स, और मल्टी पैरा में 30 मिनट्स। थर्ड स्टेज लिखें 15 मिनट्स। थर्ड स्टेज ये 15 मिनट्स के दोनों के लिए। ठीक है, तो यही मेन बात थी बस। तो एक तो आपको लेबर का जो स्टेप्स है वो बता दिए मैंने, और कितना कितना टाइम लगता है बेटा, इन पे सवाल पूछ लेते हैं तो याद रखना। 12 घंटे, जैसे एवरेज को अगर पकड़ के चलो तो 12 घंटे हो गए, सेकंड स्टेज के 2 घंटे हो गए, 14 घंटे। तो लगभग कह लो कि रफली 14 घंटे से लेकर 15-16 घंटे का टाइम एवरेज लगता है, जो पूरी सीरीज है, स्टेप्स है सारे उनके होने में। तो वो याद रखना। और मल्टी ग्रेविटा में यही जो है 6 घंटे 30 मिनट 15 मिनट देख रहे हो, तो हाफ टाइम हो जाता है लगभग। क्लियर? और तो कुछ इसमें है नहीं ऐसा। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और हो सकता है ब्रेक के बाद हम उन्माद अपस्मार पढ़ें, तो वो नोट्स अपने ओपन कर लोगे उन्माद अपस्मार के, है ना, मैं डिसाइड कर लेता हूँ क्या पढ़ना है ब्रेक के बाद। उन्माद अपस्मार वाले नोट्स अपने रेडी रखोगे पढ़ने के लिए, उनको पढ़ सकते हैं। इसका एक टॉपिक और बचा भी मैं देख रहा हूँ, वो मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करता हूँ आपसे। उसको कल ले लेंगे ऐसा लगेगा तो, ठीक है। फिलहाल 10 मिनट ब्रेक, वापस आओ कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। उन्माद अपस्मार वाले नोट्स रेडी रखना, वो करेंगे जहाँ तक हम ब्रेक के बाद।